हेलो दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल का मकसद एक ही है कि आपका नीट एग्ज़ाम का स्कोर आउट ऑफ हो और आपको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और आप अच्छा एक डॉक्टर बने। यही मकसद लेकर हमने यूट्यूब चैनल निकाला है। अभी हम चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि हमारा पॉइंट है आज का फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट लेसन का, दैट इज़ प्रोग्रेस ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रगति। विज्ञान साइंस, हमको पता है साइंस इज व्हाट दे डोंट हैव एनी फाइनल थ्योरी। इट इज़ डायनामिक, वो गतिशील है, वो कभी भी बदलता है। वो थ्योरी एक हो गई, थ्योरी एक थ्योरी आ गई तो वो फाइनल थ्योरी नहीं होती है, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन की लेवल बढ़ जाती है तो थ्योरी रिप्लेस हो जाती है, या कभी फेल भी हो जाती है, या कभी चेंज भी हो, मॉडिफाई भी हो जाती है। वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको ये भी पता है कि that science has no any final theory and also no unquestions authority of the scientist too. Okay, so वो भी नहीं रहती। और इसमें हम देखने वाले हैं अभी कि व्हाट इज द बेसिक फॉर दिस प्रोग्रेस ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रगति यहाँ तक तो बहुत हुई है, मगर ये किसके बेसिस के ऊपर हुई है? सो दिस इज totally based on the two concept, that is observation, theory and observation. So theory and observation plays a main role, uh, और प्लेज अ बेसिस फॉर दिस प्रोग्रेस ऑफ साइंस। सो देयर इंटरप्ले, यानी कि इनका परस्पर प्रभाव जो है दोनों का, कौन, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सपेरिमेंट भी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से और हाई लेवल तक जाता है। सो ऑब्जर्वेशन और थ्योरी के ऊपर से हम इन दोनों के परस्पर प्रभाव से हम हमारा बेसिस बनता है, और यही बेसिस से हमारा विज्ञान जो है प्रगति कर चुका है, यानी कि प्रोग्रेस कर चुका है यहाँ तक। तो जैसे कि इसमें बताए, जैसे जैसे हम हमारा ऑब्जर्वेशन एज ऑब्जर्वेशन improved in detail and with precision means what, with accurate tools, with accuracy, with there is no error, and with some experiments। अगर ये तीनों भी हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेयर आपको इम्प्रूव किया, और इफ यू दैट प्रिसीजन्स, accurate tools if you are using, and some experiments you are doing, and you are thinking over it, लॉजिकल डेवलप, जो भी साइंटिफिक मेथड के हमने कल स्टेप्स देखे थे, वो करने के बाद न्यू रिजल्ट्स विल डेवलप, न्यू रिजल्ट्स विल कम यील्ड्स, उसका आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। सो दैट रिजल्ट टर्न इनटू अ थ्योरी, दैट रिजल्ट अकाउंट इनटू अ न्यू थ्योरी। सो दैट थ्योरी sometimes get modified also, so that modification, so we called it as a modified theories must accounted over here. So here modification, about modification what happens sometimes, that modification is not so drastic, उतना drastic नहीं रहता, कि यानी कि उतना प्रबल नहीं रहता है। So hence that new results must lie in within the framework of the existing theory। उसके पहले जो भी existing theory थी, जिसके बेसिस पे वो बता रहा है, अगर जो भी न्यू रिजल्ट है वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता हो, ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन नहीं कहलाता हो, तो वो फिर एग्जिस्टिंग थ्योरी में ही, उसके ही फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगा, उसी ढांचे में आ जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन व्हेन इट इज नॉट ड्रास्टिक। जैसे कि एग्जांपल एक लिया है उन्होंने, दैट दे हैव टेकन जॉन्स केपलर्स एग्जांपल्स, दैट इज होज पीरियड इज व्हाट 1571 टू 1630। सो जॉन्स केपलर्स एग्जामिन द theories जस्ट बिफोर इट, उसके पहले जितने भी theories हुए थे उसको एग्जामिन किया about what, planetary motion. Planetary motion is what, planet is revolving in a orbit. So that motion of planet is called to be planetary motion. So they have worked on this planetary motion, but before this John Kepler, this is scientist, before this physicist there are too many physicists, so they have also mentioned their own theories। ओके, जैसे कि उनके पहले टाइको ब्राहे हो गया था, जिनका पीरियड था 1546 टू 1601। सो टाइको ब्राहे ने भी कुछ डाटा कलेक्ट किया था प्लानिटरी मोशंस के ऊपर, खुद स्टडी करके, कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े वगैरह सब दिए थे। एंड आफ्टर दैट वो डाटा किसने एग्जामिन किया? जॉन्स केपलर ने। मगर टाइको ब्राहे के पहले भी एक साइंटिस्ट था, निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई। हेलियोसेंट्रिक मीन्स व्हाट, Helios, that is sun is in the solar system, is at the center, and all the planets are revolving around it। So that concept is told by this Nicholas Copernicus, whose period is 1473 to 1543। ये जियोलॉजिकल ये टाइम स्केल ऐसे ही दिए है ताकि आपको समझ में आए कि उसके पहले कौन था। सो निकोलस कॉपरनिकस ने जो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई थी अबाउट द प्लानिटरी मोशन की। सेंटर इज एट द सेंटर,
सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसने क्या बताया था, सर्कुलर ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स सन के सराउंड फिरते हैं, घूमते हैं। मगर मगर जब केपलर स्टडी करते हैं टाइको ब्राहे का जो भी डाटा है वो लेकर और मैच करने जाते हैं निकोलस कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को, तब उन्हें मिलता है, तब उनको मैचिंग नहीं आता है। उनका डाटा, टाइको ब्राहे का डाटा निकोलस कॉपरनिकस के थ्योरी के अंदर फिट नहीं होता है। तो उसे फिट करने के लिए, उसे मैच करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि निकोलस कॉपरनिकस ने जो सर्कुलर ऑर्बिट बताया था, उसकी जगह अभी क्या आ जाएगा, that is Nicolas Copernicus says that sun is at the center and all the planets moving around it in a circular orbit. So circular orbit बताया था उन्होंने, but this Kepler studies this Tycho Brahe and he found that this orbit must not be a circular, it must be a elliptical, वो elliptical होना चाहिए, ठीक है। सो elliptical है करके केपलर ने बताया कि दैट प्लैनेट मस्ट मूव इन अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, इलिप्स मीन्स आपको पता है सर्कल का जब आप एक्सपांड करोगे सर्कल को तब वो इलिप्स हो जाएगा। सो इलिप्स इज लुक लाइक अ एग। ओके, सो दिस इज व्हाट इलिप्स। ओके, नाउ दिस वॉज वन एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे भी आप देखते हो कि उसने मॉडिफाई तो किया मगर ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन नहीं था, इसलिए वो एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर ही आ गया, उसी फ्रेमवर्क के अंदर। मगर समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स दैट एग्जिस्टिंग थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो न्यू रिजल्ट आता था वो न्यू रिजल्ट, अगर न्यू ऑब्जर्वेशन बढ़ा के जो हमारा न्यू रिजल्ट आता है, इफ दैट न्यू रिजल्ट डज नॉट एक्सप्लेन बाय दैट थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले के एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तब साइंस में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया था दैट कॉज मेजर अपहेवल इन द साइंस। सो क्योंकि एग्जिस्टिंग थ्योरी गेटिंग फेल्ड। जो एग्जिस्टिंग थ्योरी फेल हो रही है, इसकी वजह से वहाँ पे नए ऑब्जर्वेशंस ने जगह ली है। फिर ये नए ऑब्जर्वेशंस नए थ्योरी को जन्म देंगे और यहाँ पे फिर फिजिक्स को एक नया मोड़ आएगा, तो नए थ्योरीज आपको सामने देखने लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल और एक है, जैसे कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स अच्छे से चल रहा था, मगर जब पता चला कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल भी होता है, वहाँ के फिनोमिनन के लिए ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहाँ पे लागू नहीं हो पाता था, तब पता चला कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गया। यानी कि 20th सेंचुरी तक तब तक बहुत अच्छे से चल रहा था, सक्सेसफुली चल रहा था, रन हो रहा था। मगर जब मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल की फिनोमिनन जब आए तो उसके लिए वो लागू नहीं हुआ, वहाँ पे वो फेल हुआ। उसने वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक फिनोमिनन और मॉलिक्यूलर फिनोमिनन, हेंस न्यूटन मैकेनिक्स फेल्स। सो again one thing is that the wave nature of light. Wave nature is of light is, you know, that light is travel in the wave, in the form of wave. That light as a wave concept is not explaining that is photoelectric effect. Photoelectric effect, you know, that if light incident on any metal, then some electrons eject from that surface. Okay, so that concept is not explained by this wave nature of light. So for उसके लिए फिर पार्टिकल नेचर होना चाहिए। सो इसीलिए इसका रिजल्ट करके एक इट लीड्स टू अ न्यू थ्योरी दैट इज कॉल्ड टू बी अ क्वांटम थ्योरी। सो क्वांटम थ्योरी ने नया जन्म लिया। सो हेंस फिजिक्स गॉट अ न्यू ब्रांच। सो इन दिस वे वी गॉट अ न्यू थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। बहुत बड़े होते हैं, ड्रास्टिक होते हैं, उस समय हमें कुछ चेंजेस इसमें पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम देखने वाले नए नए एक्सपेरिमेंट, जैसे कि नए नए एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि दैट व्हेन दैट अर्नेस्ट रदरफोर्ड व्हेन ही डन द एक्सपेरिमेंट इन 1911, इनका पीरियड था 1871 से लेकर 1937 तक, जिन्होंने 1911 में एक अल्फा स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन बाय गोल्ड फॉइल। जब अल्फा पार्टिकल जब जस्ट बम्बार्ड किया है गोल्ड फॉइल के ऊपर, so at that time he found a scattering phenomenon over there, and with the help of that he made a nuclear model, that is theoretical model he made it. But this model after 2 years in 1913 uh, become a become a basis for a new theory which is given by the Niels Bohr, whose period is
1885 to 1962, Niels Bohr becomes the basis, this nuclear model as a basis for their new theory, and he found a new theory of hydrogen atom in 1913 after 2 years. Hence we can say that new experiments suggest us a new alternative theoretical model. But sometimes it's also that theoretical advance also suggest us in experiments where to look for. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे पॉल डिरैक दैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस पॉल डिरैक is the first man who introduced there was the concept of antiparticle in 1930, whose period is what 1902 to 1984. Paul Dirac is there, so that he is the first ever to introduce the concept of the anti-particle is there in 1930, he says. But he that things get confirmed after 2 years after happening this experiment of the discovery of the positron or anti-electron by Carl Anderson. कार्ल एंडरसन जब ये एक्सपेरिमेंट करता है, डिस्कवरी होती है कार्ल एंडरसन से पॉजिट्रॉन की, तब पता चलता है कि एंटी पार्टिकल भी होते हैं, मगर वो 2 साल पहले ही बताया होता है पॉल डिरैक ने। ओके, तो इसका मतलब है कि मॉडल की तरफ हम कैसे देखते हैं थ्योरेटिकल मॉडल को। सो जहाँ जहाँ पे इट इज डिपेंड ऑन आवर लुक, इट इज डिपेंड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस वाज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। हमने यहाँ तक देख लिया कि विज्ञान ने कैसी प्रगति कर ली है और किसके किसके ऊपर उसका बेसिस है। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ओके, और फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।